देश की सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिडिल क्लास आम आदमी, एक वक्त इनमें एक चीज कॉमन होती थी, वो थी एम्बेसडर कार। अगर सड़क पर सफेद एम्बेसडर दिख जाए तो मतलब कोई व्यापारी या नेता सवार होगा। वहीं सफेद पर लाल बत्ती लगी हो तो कोई बड़ा अधिकारी होगा। ब्लैक है तो आर्मी ऑफिसर और अगर काली पीली है तो आम लोगों की टैक्सी। 1980 से 1981 के दौरान एम्बेसडर के पास इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का 71% मार्केट शेयर था, पर 2014 तक आते आते ये ड्रॉप होकर 0.12% पर आ गया और उसके बाद से तो ये कार दिखना ही बंद हो गई। तो एक टाइम पर इंडियन मार्केट में राज करने वाली एम्बेसडर कार का इतना बुरा हाल कैसे हुआ और आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2014 में कंपनी को इसका प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ गया। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 1800 के दौरान दुनिया के कई देशों में कार्स का ट्रेंड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, जबकि इंडिया इस ट्रेंड से कोसों दूर था। फिर आया 1892 जब पटियाला के महाराजा और पंजाब के फॉर्मर सीएम अमरिंदर सिंह के दादाजी भूपेंद्र सिंह ने पहली कार को इंपोर्ट कराया, जो कि फ्रेंच मेड डी डियोन बाउटन थी। इस तरह पहली बार इंडियंस ने कार नाम की चीज को सड़कों पर दौड़ते देखा, जो एहसास दिलाता था कि दुनिया कितना आगे बढ़ चुकी है। इसके बाद आया साल 1897 जब फॉस्टर नाम का एक अंग्रेज जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी का बॉस हुआ करता था, उसने भी एक दूसरी कार को इंपोर्ट कराई और इसके अगले साल यानी 1898 में जमशेदजी टाटा कार खरीदने वाले पहले भारतीय बिजनेसमैन बने। इसके बाद धीरे धीरे कई और राज परिवारों और बड़े बिजनेसमैन का नंबर आता गया, लेकिन उस वक्त कार सिर्फ राजा महाराजा या बड़े व्यापारियों के दरवाजों की ही शान हुआ करती थी। बाकी के लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन, बैल या घोड़ा गाड़ी जैसे साधनों पर ही डिपेंडेंट थे। 1926 में फोर्ड ने इंडिया में अपनी सब्सिडरी कंपनी फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। इसके 2 साल बाद यानी 1928 में जनरल मोटर्स ने भी इंडिया में एंट्री ले ली और अपनी सेवरोले कार्स, ट्रक्स एंड बसेस को असेंबल करके बेचना शुरू कर दिया था। उस दौरान बहुत से ऐसे इंडियंस थे जो इन कार्स को ओन तो करना चाहते थे, लेकिन ये विदेशी व्हीकल्स इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी कि ये उनके बजट के बाहर की चीज हो जाती थी। उसी दौरान एक इंसान इन सभी प्रॉब्लम्स को बहुत ही डीपली आइडेंटिफाई कर रहा था, जिसका नाम था बीएम बिरला। बीएम बिरला चाहते थे कि एक आम इंडियन भी कार की सवारी कर सके, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एस्टैब्लिश की जाए। अब इस काम में सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि उन्हें इस सेक्टर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज या हाई लेवल की इंजीनियरिंग थी जिनकी मदद से कार के इंजन या बाकी के पार्ट्स को बनाया जा सके। थोड़े समय बाद उन्हें समझ आने लगा कि उन्होंने एक ऐसा सपना देख लिया है जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। लेकिन बाद में उनकी मुलाकात मॉरिस मोटर्स के फाउंडर लॉर्ड नफील्ड से हुई, जो उस समय कार्स को इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे और ये बड़े बड़े रईसों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। उनसे मुलाकात के बाद बीएम बिरला को समझ आया कि इनके जरिए वो अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मॉरिस मोटर्स के साथ एक ज्वाइंट वेंचर का प्रस्ताव रखा, जिसे लॉर्ड नफील्ड ने एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से आजादी के 5 साल पहले यानी 1942 में इंडिया की पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की नींव रखी गई। गुजरात के ओखा पोर्ट के करीब एक छोटा सा असेंबली प्लांट खोला गया, जहां से इन विदेशी कार्स को असेंबल करके बेचा जाने लगा। बस यही वो कदम था जिसने देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर की नींव रखी थी। लेकिन बीएम बिरला का सपना सिर्फ दूसरी कंपनीज की कार को असेंबल करना नहीं था, बल्कि वो सभी इंडियंस को एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी देना चाहते थे। मगर ऑटो सेक्टर का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से इस ख्वाब को पूरा करना आसान नहीं था। ऊपर से 1945 में महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी नींव रखी जा चुकी थी। साथ ही इसी साल जेआरडी टाटा ने भी टाटा मोटर्स की स्थापना की, जो कि हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड के लिए एक कॉम्पिटिटर की तरह थे। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश जारी रखी। 1948 में इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को वेस्ट बंगाल के उत्तर पारा में शिफ्ट कर दिया, जहां 1948 में ही इन्होंने अपनी पहली कार बनाई, इसका नाम था हिंदुस्तान 10। इस कार में 10 हॉर्स पावर की कैपेसिटी थी और इसीलिए इसका नाम भी 10 दिया गया था। एक्चुअली ये ब्रिटिश कार मॉडल मॉरिस 10 पर बेस्ड थी, जो उस समय यूके में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी और यहीं से हिंदुस्तान मोटर्स की इंडियन मार्केट में कार मैन्युफैक्चरिंग करने की जर्नी शुरू हुई। हिंदुस्तान 10 के बाद इस कंपनी ने हिंदुस्तान 14 को इंट्रोड्यूस किया, जो मॉरिस ऑक्सफोर्ड एमओ से इंस्पायर्ड थी। ये कार मार्केट में काफी पॉपुलर हुई। उस समय हिंदुस्तान 10 एंड हिंदुस्तान 14 को एक लग्जरी कार माना जाने लगा था, जिसे राजा महाराजा, व्यापारी या अंग्रेजों के द्वारा यूज किया जा रहा था। इसके बाद इस कंपनी ने बेबी हिंदुस्तान को लॉन्च किया, जो अगेन मॉरिस माइनर पर बेस्ड थी। लेकिन बाकी कार्स की तरह स्पेशियस ना होने की वजह से लोगों ने इसे कुछ खास पसंद नहीं किया। इस वजह से ये कंपनी इसको रीडिजाइन करने की कोशिश में लग गई। हालांकि इन सभी कोशिशों का कोई खास फायदा नहीं हुआ।
अब बेबी हिंदुस्तान भले ही मार्केट में फेल हो चुकी थी, मगर इनके दूसरे बेहतरीन कार्स की वजह से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में हिंदुस्तान मोटर्स का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन चुका था। 1954 में इस कंपनी ने मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 से इंस्पायर्ड होकर हिंदुस्तान लैंड मास्टर को लॉन्च किया, जो हिंदुस्तान 10 और हिंदुस्तान 14 की तरह काफी ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि इसमें कंपनी ने उन सभी कमियों पर काम किया था जो बेबी हिंदुस्तान में देखने को मिली थी। इसी साल यानी 1954 में ही महिंद्रा ने अपने फर्स्ट एवर ऑटोमोबाइल जीप CJ31954 को असेंबल करके मार्केट में उतारा और सभी को लगने लगा था कि शायद ये हिंदुस्तान लैंड मास्टर की मार्केट को डिसरप्ट कर देगी, लेकिन देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान लैंड मास्टर एक बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जरियस कार थी जिसका जीप से कोई मैच ही नहीं होता था। मगर इतनी सफलता और कई बेहतरीन कार्स को लॉन्च करने के बाद भी वीएम बिरला खुश नहीं थे, क्योंकि उनका अफोर्डेबल कार बनाने का सपना अभी भी अधूरा था। अब तक उन्होंने जिन जिन कार्स को मार्केट में उतारा था, रिसोर्सेस ना होने की वजह से उनके बहुत सारे पार्ट्स को बाहर के देशों से इंपोर्ट कराना पड़ रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी इन कार्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, जो आम आदमी के पहुंच से कोसों दूर था। इसलिए वो जल्द से जल्द एक ऐसी कार को प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसकी हर कोई सवारी कर सके। इसलिए हिंदुस्तान लैंड मास्टर को लॉन्च करने के 3 साल बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने एक ऐसे कार मॉडल को लॉन्च किया जिसने उनके सपने को तो पूरा किया ही, साथ ही ये कार अगले 5 दशक तक इंडियन रोड्स पर राज करती रही। इस कार का नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिससे ना जाने कितने भारतीयों की इमोशंस जुड़ी हुई हैं। इसे पहली बार साल 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बाद में मार्क 1 के नाम से जानी जाने लगी। ये कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड थी और हिंदुस्तान लैंड मास्टर का एक अपडेटेड वर्जन थी। सबसे कमाल की बात ये थी कि एम्बेसडर उस वक्त इंडिया की पहली डीजल कार बनी थी और ये एक मात्र ऐसी कार थी जिसका फुल प्रोडक्शन इंडिया में ही किया जा रहा था। इस कार के लॉन्च होते ही इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में तहलका मच गया, क्योंकि एक तो इसे काफी स्पेशियस बनाया गया था, साथ ही इसका प्राइस मात्र 14,000 रुपए था। इसके बाद इस कंपनी ने जनवरी 1962 में एम्बेसडर के सेकंड मॉडल मार्क 2 को लॉन्च किया, जिसमें मार्क 1 के मुकाबले टेल लैंप, ब्रेक लैंप और इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे। इस सफलता को देखते हुए 1975 में इस कंपनी ने मार्क 3 को लॉन्च किया, जिसे स्पेशली मॉडर्न फील देने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर साल 1979 में हिंदुस्तान मोटर्स ने मार्क 4 को मार्केट में उतारा, जो शुरुआत में सिर्फ गवर्नमेंट यूजेस या टैक्सी के लिए ही अवेलेबल थी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने डीजल ऑटोमोबाइल्स की प्राइवेट ओनरशिप को बैन कर दिया था। इसके बाद 1990 में एम्बेसडर नोवा और 1992 में एम्बेसडर 1800 क्लासिक को इंट्रोड्यूस किया गया। उस दौरान एम्बेसडर को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन से लेकर मिडिल क्लास लोगों के बीच ये सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई थी, क्योंकि अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये इंडिया की टूटी फूटी सड़कों पर भी स्मूथ चला करती थी। प्रीमियम डिजाइन की वजह से बड़े बड़े रईस भी इसकी सवारी को अपनी शान समझा करते थे। इस सब के अलावा एक और चीज जिसने इस कार की सेल को बूस्ट किया वो था इजी मेंटेनेंस, क्योंकि अगर इसमें कोई छोटी मोटी खराबी आ जाती तो कोई भी बेसिक नॉलेज वाला मैकेनिक इसे आसानी से ठीक कर सकता था। इस वजह से प्रीमियर मोटर या स्टैंडर्ड मोटर जैसी कंपनीज के लाख एफर्ट के बावजूद एम्बेसडर की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आ सकी। एम्बेसडर इतना वाइडली यूज किया जाने लगा कि 1980 से 81 के दौरान इसने 71% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया था और ये इंडियन रोड का किंग कहा जाने लगा था। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? क्या हिंदुस्तान मोटर्स की कार बाकी के ब्रांड से वाकई इतनी अच्छी थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके 71% मार्केट शेयर के पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का काफी बड़ा रोल रहा है। जैसे कि 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ कमीशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसके जरिए फॉरेन कंपनी से कार इंपोर्ट कराने पर इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता था कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाती थी। साथ ही सरकार ने उन सभी कंपनीज को इंडिया में अपने ऑपरेशंस रोकने के लिए कह दिया था, जो यहाँ पर सिर्फ अपनी कार्स को असेंबल किया कर रही थी। इससे लोकल बिजनेसेस को तो फायदा मिला ही, साथ ही फोर्ड और जनरल मोटर्स को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा, जिस वजह से हिंदुस्तान मोटर्स को फॉरेन कंपनी से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं मिल सका और इस तरह से इसे फ्री में ही एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस मिल गया। लेकिन जब 1957 में एम्बेसडर को इंट्रोड्यूस किया गया तो ये मार्केट में बहुत ही ड्रामेटिक चेंज लेकर आई। इस कार के सफल होने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला है प्राइस। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि फॉरेन कार्स पर सरकार बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी, इसलिए हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऐसे में जब हिंदुस्तान मोटर्स ने मात्र 14,000 रुपए में अपनी कार को लॉन्च की तो बहुत से लोगों को लगने लगा कि वो भी रईसों की तरह अपनी कार की मालिक बन सकते हैं। इसके अलावा एम्बेसडर का डिजाइन विदेशी एक्सपेंसिव कार से काफी सिमिलर था, इसलिए ये लग्जरी वाइब्स देती थी। इन सब से हटकर इस कार को नेताओं की वजह से एक अलग लेवल की पहचान बनी, क्योंकि चाहे एमपी हो या एमएलए,
सीएम हो या पीएम, हर कोई एम्बेसडर का ही यूज किया करता था। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एम्बेसडर से ट्रेवल करना काफी पसंद था। उस दौरान इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने सभी अपने कार्यकाल के दौरान एम्बेसडर का ही यूज किया करते थे, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव, इंदर कुमार गुर्जर और अटल बिहारी वाजपेयी। इसलिए एम्बेसडर की बिकी हुई टोटल कार्स में लगभग 16% कार्स तो अकेले ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास थी। लेकिन चलो मान लेते हैं कि हैवी टैक्सेस की वजह से यहाँ फॉरेन कंपनीज को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल बनता है कि उस दौरान टाटा और महिंद्रा क्या कर रहे थे? क्या वजह थी कि वो हिंदुस्तान मोटर्स से कॉम्पीट नहीं कर पाए? तो इसका पहला रीजन था कि जिस समय हिंदुस्तान मोटर्स अपनी कार्स को प्रोड्यूस कर रहा था, उस समय ये दोनों ही कंपनीज ट्रक्स और जीप्स बनाने में लगी हुई थी। वहीं जब गवर्नमेंट ने इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए टैरिफ कमीशन को इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें कई ऐसी पॉलिसीज भी थी जिसने खुद इंडियन कंपनीज की ग्रोथ को रोक दिया था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के बिजनेस को चलाने के लिए हजारों तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे, जिसे गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट इशू करता था। और उस दौरान करप्शन इतना ज्यादा था कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट से ही लाइसेंस लेने में सालों बीत जाते थे। लेकिन नेहरू गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध होने की वजह से हिंदुस्तान मोटर्स को इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और बिना किसी रुकावट के ये कंपनी लगातार अपने मार्केट शेयर्स को एक्सपैंड करती चली गई। अब सवाल है कि 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ कि एम्बेसडर की पॉपुलैरिटी कम होने लगी और कंपनी को अपना प्रोडक्शन हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दोस्तों 1980s के दौरान इंडियन मार्केट को सेमी ओपन कर दिया गया था, जिसके बाद मारुति सुजुकी ने गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया के अंदर अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए। 14 दिसंबर 1983 के दिन इस कंपनी ने मारुति 800 को लॉन्च किया, जिसका दिल्ली के अंदर प्राइस था मात्र 52,500 रुपए। वहीं एम्बेसडर का प्राइस तब तक 70,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। ऐसे में एम्बेसडर कार अब लोगों के लिए सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन नहीं बची थी। साथ ही जब मारुति ने मारुति 800 को लॉन्च किया था तो ये इंस्टेंट हिट साबित हुई और लोगों के बीच इसे खूब ज्यादा सराहा गया। जब मार्केट में मौजूद प्रीमियर पद्मिनी, एम्बेसडर या बाकी कार्स के प्राइस बढ़ते जा रहे थे और इनके कस्टमर सिर्फ अमीर लोग ही हुआ करते थे, ऐसे सिनारियों में मारुति सुजुकी ने मिडिल क्लास को टारगेट करने की सोची। इसका असर ये हुआ कि 1980 में जहां केवल 30 से 40 हजार कारें ही बिक पा रही थी, 1987 में ये नंबर बढ़कर 1,50,000 यूनिट्स हो गए। लॉन्च से पहले ही मारुति 800 का इतना बड़ा हाइप क्रिएट हो चुका था कि जब 9 अप्रैल 1983 को मारुति ने बुकिंग ओपन की तो 1.2 लाख लोगों ने 10-10 हजार रुपए का एडवांस पेमेंट देकर प्री बुकिंग करा ली थी। दोस्तों आज की बात करें तो मारुति सुजुकी का शेयर प्राइस 7,260% से बढ़ चुका है। तो अगर आप भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब मारुति 800 से मिलने वाले कंपटीशन की वजह से हिंदुस्तान मोटर्स ने एक बड़ा फैसला लिया और आइसुजू के साथ एक ज्वाइंट वेंचर की शुरुआत की, जिसके बाद 1984 में इसने हिंदुस्तान कॉन्टेसा नाम की कार को लॉन्च किया। इस कार में मॉडर्न लुक के साथ साथ कई बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्राइसिंग। इस कार का इनिशियल प्राइस 1,10,000 रुपए था, जिसमें मारुति की 2 कारें आ सकती थी। लेकिन फिर भी ये कार प्रीमियम कैटेगरी में काफी पॉपुलर रही और हिंदुस्तान मोटर्स की गिरती हुई रेपुटेशन को इसने काफी हद तक संभाल लिया था। 1990 तक इस कंपनी के हालात ठीक ठाक थे, पर जैसे ही 1991 की शुरुआत हुई, मानो लगभग हर इंडियन कंपनी अपने बुरे दौर से गुजरने लगी, क्योंकि 1991 में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई थी, जिसकी वजह से विदेशी कंपनीज को इंडियन मार्केट में एंटर करने का मौका मिल गया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर हिंडई, फोर्ड और टोयोटा जैसे ब्रांड्स ने पैर जमाना शुरू कर दिया था। उनकी बेहतरीन एंड मोर इनोवेटिव कार्स की वजह से एम्बेसडर की डिमांड काफी कम होने लगी। वैसे डिमांड कम होने के पीछे एक और रीजन ये भी था कि लंबे समय तक एम्बेसडर ने मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई थी, जिसके चलते उसे लगने लगा था कि मार्केट हमेशा ऐसे ही रन करेगी। इसलिए इनोवेशंस के नाम पर उसने कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं किए और दशकों तक ये कंपनी एक ही तर्ज पर गाड़ियां उतारती चली गई। लेकिन अब लोगों की पसंद बदल चुकी थी। पहले वो कार को सिर्फ आने जाने के लिए एक साधन के रूप में देखा करते थे, पर बदलते वक्त के साथ अब कार्स फैशन और स्टेटस का सिंबल बन चुकी थी। लोगों के लिए अब लुक, स्पीड, माइलेज, मॉडर्न फीचर्स और डिजाइन भी मैटर करने लगा था, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट एम्बेसडर की सेल पर पड़ा। साल 1994 में हिंदुस्तान मोटर्स ने बढ़ते कंपटीशन से ऊपर उठने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला और जनरल मोटर्स के साथ 50-50 ज्वाइंट वेंचर को साइन कर लिया। इसके अंडर ओपन सीरीज की कार्स को लॉन्च किया गया, लेकिन इस 5 सीटर कार में इतना स्पेस ही नहीं था कि 5 लोग आराम से बैठ सके। साथ ही इसके ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस कार को कोई खास पहचान नहीं मिल सकी, जिस वजह से 1995 से लेकर 2005 तक ओपेल की मात्र 68,142 यूनिट्स ही बिक पाई थी।
इसके अलावा 1998 में हिंदुस्तान मोटर्स ने मित्सुबिशी के साथ भी जॉइंट वेंचर किया था, जिसके अंडर में इसने लैंसर, आउटलैंडर और पजेरो जैसी कई बेहतरीन कार्स को मार्केट में उतारी। ये शुरुआत में काफी पॉपुलर भी हुई, लेकिन 2010 तक आते आते इनकी भी डिमांड में कमी आने लगी। यानी कि एक तो इसका जॉइंट वेंचर फेल हो चुका था, ऊपर से एम्बेसडर इनोवेशन से इतना दूर था कि मिड 90s तक वो अपनी कार्स में वही सेम इंजन को यूज कर रहा था जिसे ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन ने 1953 में डेवलप किया था। इवन 17 फरवरी 1996 को इंडिपेंडेंट में पब्लिश भी हुआ था कि हिंदुस्तान मोटर्स कैलकाटा के R&D डिपार्टमेंट में 250 लोग काम करते हैं। लेकिन पिछले 25 साल से ये लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो सभी एम्बेसडर कार्स के डिजाइन फर्स्ट एम्बेसडर से काफी हद तक सिमिलर थे और इनकी लॉन्च हुई नई कार्स में भी किसी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोस्तों, सही बात तो ये है कि जब तक इंडिया में एम्बेसडर एक मात्र ऑप्शन था तब तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फॉरेन ब्रांड्स के आते ही लोगों के पास अब ऑप्शन की कमी नहीं थी। ऐसे में वो आखिर कब तक एक ही तरह की कार की सवारी करते। ऐसे में 2014 के दौरान ये खबर आने लगी कि कंपनी ने अपने 240 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। साथ ही फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसे अपने वेस्ट बंगाल वाले उत्तर पारा के प्लांट को बंद करना पड़ा। इन सभी परेशानियों के बीच 2017 में हिंदुस्तान मोटर्स ने अपने एम्बेसडर ब्रांड को सिर्फ 80 करोड़ रुपए की कीमत में फ्रेंच मैन्युफैक्चरर प्यूगार्ट को बेच दिया था, जो कि किंग ऑफ इंडियन रोड्स का एक बहुत ही दुखद अंत था। लेकिन 2022 में हिंदुस्तान मोटर्स ने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज दी है कि वो प्यूगट के साथ मिलकर एम्बेसडर को नए डिजाइन के साथ मार्केट में वापसी कराना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत ही एडवांस स्टेज पर काम चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में एक बार फिर से 90s की तरह ही एम्बेसडर कार इंडियन रोड्स पर राज करती दिखे।